कभी सोचा है कि एक शहर जो सपनों का गढ़ कहलाता है, वो कभी गोलियों की आवाज से कांपता था? जहां आज रोशनी और रफ्तार है, वहां कभी हर मोड़ पर मौत खड़ी रहती थी। ये वो दौर था जब मुंबई की गलियों में खून की नदियां बहती थीं, जब घर से निकलना एक जंग जीतने जैसा लगता था। रात के सन्नाटे में अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती, टायरों की चीखती आवाज के साथ कारें हवा से बातें करती और सुबह लोगों को सड़कों पर बिखरी लाशें मिलती। कोई भी जगह सुरक्षित नहीं थी, न अपार्टमेंट्स, न अस्पताल, न क्रिकेट ग्राउंड। आम लोग इस डर के साथ जी रहे थे कि अगली गोली किसका नाम लिखकर आएगी। लेकिन यह सब यूं ही नहीं हुआ। एक वक्त था जब मुंबई पर 3 बड़े माफिया डॉन राज कर रहे थे। उनके अपने नियम थे, कोई दूसरे के इलाके में दखल नहीं देगा और अगर कोई मसला हुआ तो उसे बिना खून बहाए सुलझाया जाएगा। लेकिन एक इंसान ने इस शांति को चकनाचूर कर दिया। एक ऐसा इंसान जिसे किसी कानून, किसी रिश्ते या किसी उसूल की परवाह नहीं थी। 1980 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने देखा कि पुराने डॉन अब कमजोर हो चुके हैं। यही उसका मौका था, लेकिन उसे ताकत बांटनी नहीं थी। उसे पूरी बादशाहत अकेले चाहिए थी। और इस बादशाहत की लड़ाई में सबसे सस्ता चीज थी इंसानी जान। हर बार जब दाऊद किसी दुश्मन को मारता तो उसका कोई आदमी बदला लेने के लिए दाऊद के किसी खास आदमी की हत्या कर देता और फिर वही सिलसिला चलता रहता। एक के बाद एक हत्या, एक के बाद एक खून से लाल होती सड़कें। मुंबई के शांत इलाके एक युद्ध भूमि में तब्दील हो चुके थे। अब अंडरवर्ल्ड के ये नए गैंगस्टर किसी से डरते नहीं थे। पुलिस वालों को दिन दहाड़े गोली मारना, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर हत्याएं करना, ये सब इनके लिए आम बात थी। लेकिन असली आतंक तब आया जब 1993 में मुंबई को दहलाने वाले बम धमाके हुए, जो उस दौर का सबसे बड़ा आतंकी हमला साबित हुए। लेकिन हर दौर का अंत होता है। ये माफिया भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए। कभी पुलिस की गोलियों से, कभी गद्दारी की मार से, तो कभी बदलते वक्त की नई साजिशों से। वो दौर बीत गया, लेकिन उसकी कहानियां आज भी मुंबई की हवाओं में जिंदा है। कभी सोचा है कि एक बेरहम गैंगस्टर की परवरिश एक ऐसे इंसान ने की थी जो खुद ईमानदारी की मिसाल था? मुंबई की गलियों में जिस दाऊद इब्राहिम का नाम खौफ से लिया जाता था, वो एक सख्त, ईमानदार और निडर पुलिस वाले के घर पला बढ़ा था। उसके पिता इब्राहिम हसन कास्कर मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच में थे। वो वही यूनिट थी जिसका काम था गैंगस्टरों को काबू में रखना। लेकिन उस दौर में पुलिस और अपराध की दुनिया के बीच की लाइन धुंधली हो चुकी थी। रिश्वतखोरी आम थी। पुलिस वाले माफिया से मोटी रकम वसूलते और बदले में उन्हें कारोबार करने की छूट दे देते। एक अंडरवर्ल्ड डॉन और पुलिस अफसर में फर्क बस इतना था कि एक वर्दी पहनता था, दूसरा नहीं। लेकिन मेरे बाप का ईमान नहीं बिका। दाऊद इब्राहिम के लहजे में गुस्सा और गर्व दोनों थे। इब्राहिम कास्कर वो नाम था जिससे अपराधी कांपते थे। कहा जाता था कि वो अकेले किसी गुंडे को एक कमरे में बंद कर दें तो दीवारें भी डर के मारे सच उगल दें। उनके इंट्रोगेशन से बच पाना नामुमकिन था। भाई, उनसे बचने का एक ही तरीका था, उनके दोस्त बन जाओ। करीम लाला और हाजी मस्तान जैसे डॉन तक उनसे दोस्ती रखना बेहतर समझते थे। लेकिन हर ईमानदार इंसान की एक कीमत होती है और उनकी कीमत थी गरीबी। कास्कर ने रिश्वत नहीं ली तो पैसा भी नहीं आया। उनके 8 बच्चे थे और घर में कभी भी उतने पैसे नहीं रहे कि आराम से जिंदगी गुजर सके। फिर एक दिन अचानक इब्राहिम कास्कर की नौकरी चली गई। किसी को नहीं पता क्यों, लेकिन इस एक फैसले ने पूरे परिवार की तकदीर बदल दी। घर में जो थोड़ी बहुत आमदनी थी वो भी खत्म हो गई। अब स्कूल की फीस कहां से आएगी? मां की आवाज चिंता से भरी थी। कोई बात नहीं अम्मी, पढ़ाई छोड़ देते हैं, अब हमें खुद कमाकर खाना होगा। दाऊद और उसके भाइयों ने स्कूल जाना छोड़ दिया और यही वो मोड़ था जहां उसकी जिंदगी ने एक ऐसा रास्ता पकड़ा जो उसे मुंबई के सबसे बड़े अपराधी बनने की ओर ले जा रहा था। कभी कभी हालात ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं कि इंसान के पास सही और गलत का चुनाव करने का वक्त ही नहीं बचता। दाऊद के लिए अब यह दुनिया सिर्फ 2 चीजों में बंटी थी, ताकतवर और कमजोर, और वो कमजोर नहीं रहना चाहता था। गलियों में
अब दाऊद और उसके भाई शब्बीर, अनीस और कुछ और लड़कों का अपना एक अलग ही राज्य था। बचपन की मासूमियत कब खत्म हुई किसी को पता भी नहीं चला। स्कूल छूट गया था और अब दिन भर डोंगरी की गलियों में आवारागर्दी के अलावा कोई दूसरा काम नहीं था। घर में पैसे नहीं थे, जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं था और सबसे बड़ी बात, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। चल भाई, कुछ नया धंधा करते हैं। छोटे मोटे जुर्म शुरू हो गए। कभी किसी जेब से पैसे निकाल लेना, कभी किसी दुकान वाले को धौंस देकर कुछ मुफ्त में उठा लेना, राह चलती लड़कियों पर फप्तियां कसना और गलियों में अपनी ढाक जमाना, यही रोज का काम था। फिर एक नया खेल शुरू हुआ, घड़ी बेचने का धंधा। भाई, बढ़िया माल आया है, एकदम असली घड़ियां, कैसियो, ओमेगा, जो बोले वो मिलेगा। सही है, कितने की है? भाई, इंपोर्टेड माल है, 5,000 रुपए की घड़ी है, लेकिन तेरा भाई तुझे सिर्फ 2,000 रुपए में दे देगा। अरे, मेरे पास सिर्फ 1,500 रुपए हैं। भाई, लूट लिया तूने, लेकिन चल ठीक है, दे दे। पैसे लेकर लड़के एक छोटी सी डिब्बी में घड़ी डालते और ग्राहक को पकड़ाते, लेकिन शर्त रखते, भाई यही मत खोलना, पंगा हो जाएगा। बेचारा ग्राहक घर जाकर जैसे ही डिब्बी खोलता, अंदर एक घड़ी की जगह सिर्फ एक छोटा सा पत्थर मिलता। अगर वो शिकायत लेकर वापस आता तो लड़के सीधे मुकर जाते। कौन सी घड़ी, कैसी घड़ी, चल भाग यहां से। अब ये लड़के सिर्फ छोटे मोटे चोर नहीं रहे, इलाके की सियासत में भी इनकी दखल बढ़ने लगी और यही दखल उन्हें एक खतरनाक गैंगस्टर बाशु दादा से भिड़ा ले गया। बाशु दादा कद्दावर शरीर, बुलंद आवाज और पूरे इलाके में डर का दूसरा नाम। एक दिन किसी बहस के दौरान उसने दाऊद के अब्बू को अपमानित कर दिया। अब्बा का नाम खराब करेगा तो कीमत भी चुकाएगा। दाऊद के अंदर कुछ उबल पड़ा। वो ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन उसे क्या पता था कि यह सिर्फ एक छोटी लड़ाई नहीं थी, यह उसकी पूरी जिंदगी की सोच तय करने वाला था। दोपहर की नमाज के बाद जैसे ही बाशु दादा अपने बॉडीगार्ड्स के साथ मस्जिद से बाहर निकला, उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके लिए क्या तूफान आने वाला है। कुछ कारों के पीछे छुपे लड़कों की टोली चुपचाप इशारा कर रही थी। अचानक जैसे ही बाशु आगे बढ़ा, लड़के झपट पड़े। उनके हाथों में थी सोडा की कांच की बोतलें और तेज धार वाले बल्ब। अब भाग के दिखा। एक के बाद एक कांच की बोतलें और बल्ब गिरोह के गुर्गों के सिर और कंधों पर टूटने लगे। चीख पुकार मच गई। बाशु दादा और उसके आदमी लहूलुहान हो चुके थे। गाड़ी निकाल, जल्दी। डर से कांपते हुए बाशु ने अपनी मर्सिडीज में छलांग लगाई और वहां से भाग निकला। लेकिन दाऊद का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। अभी तो खेल शुरू हुआ है। वो और उसके लड़के अपनी मोटरसाइकिलों पर धड़धड़ाते हुए बाशु के अड्डे पर पहुंचे। ये वही जगह थी जहां वो और उसके आदमी हर रोज बॉडी बनाने आते थे, लेकिन आज यहां सिर्फ तबाही थी। तोड़ फोड़ दो सब कुछ, जैसे तूफान आ गया हो वैसा ही मंजर था। वेटलिफ्टिंग मशीनें जमीन पर बिखर गईं, डंबल्स दीवारों से टकराकर गिरे, पूरा अखाड़ा तहस नहस हो गया। यह नशा था, ताकत दिखाने का, डर खत्म करने का। पहली बार एक नवाब को गली के कुछ आवारा लड़कों ने झुका दिया था। इस हार ने बाशु दादा की साख को मिट्टी में मिला दिया। अब जब लोग सुनेंगे कि बाशु दादा कुछ लौंडों से मार खा गया, तो कौन उसकी इज्जत करेगा? और फिर बाशु दादा पब्लिक की नजरों से गायब हो गया। उसका दाहिना हाथ, एक पहलवान, खालिद पहलवान, अब नए गैंग का सरगना बन गया। लेकिन दाऊद के लिए यह बस शुरुआत थी। अब जब उसने खुलेआम एक नामी गैंगस्टर को गिरा दिया था, तो उसकी किस्मत तय हो चुकी थी। जुर्म की दुनिया अब उसका इंतजार कर रही थी। उम्र सिर्फ 18 साल, पर इरादे फौलादी। अब्बा इब्राहिम कास्कर ने उसे बहुत समझाया, बहुत डांटा, बहुत मारा, बहुत मिन्नतें की, पर दाऊद अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। अब्बा, मैं ये खेल छोड़ नहीं सकता। दिन ब दिन उसके जुर्म बढ़ते गए। कभी किसी गैंगस्टर से भिड़ना, कभी दुकानदारों से हफ्ता वसूलना। फिर एक दिन उसने और उसके गैंग ने वो कर दिया जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। भाई, चल आज बुढ़े मस्तान से पंगा लेते हैं। मस्तान बंबई के अंडरवर्ल्ड का एक पुराना और खतरनाक नाम। दाऊद और उसके आदमियों ने उसके पूरे 5 लाख रुपए लूट लिए।
बच के कहां जाएगा? नतीजा, पकड़े गए। पर असली मकसद कुछ और था। हम किसी से कम नहीं। अब अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े नामों तक दाऊद इब्राहिम का संदेश पहुंच चुका था। यह लड़का हल्के में लेने लायक नहीं। 1975 के मध्य में बंबई का अंडरवर्ल्ड कई गिरोहों में बटा हुआ था, लेकिन सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक गिरोह था पठानों का। इनका सरगना था एक पुराना साहूकार करीम लाला, जिसकी पूरे शहर में तूती बोलती थी। वो खुद तो संतुलित दिमाग वाला आदमी था, लेकिन उसके गिरोह में शामिल नए लड़के बेलगाम थे। हम पठान हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शहर के बाजारों में दिन दहाड़े हफ्ता वसूली होती, लोगों को पीटा जाता और महिलाओं की इज्जत को कोई मायने नहीं दिया जाता। पुलिस सब कुछ जानती थी, लेकिन कुछ भी करने से बच रही थी, क्योंकि जब भी किसी पठान को पकड़ा जाता, पूरी गैंग थाने पर धावा बोल देती। एक दिन तो हद ही हो गई। एक पठान गुंडा सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर घुस गया, वहां की कुर्सियां, टेबल सब तोड़ डाली और इंस्पेक्टर को खुलेआम धमकी दी, किसी में दम है तो हमें रोक कर दिखाए। अब पुलिस को समझ में आ गया था कि अगर इन्हें रोका नहीं गया तो एक दिन ये पूरे शहर पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन सवाल यह था, कौन इनसे टकराएगा? तभी एक चतुर और तेज दिमाग पत्रकार मोहम्मद इकबाल नातिक ने एक सनसनीखेज सुझाव दिया, आग से आग बुझाओ। नातिक जानता था कि दाऊद इब्राहिम कौन है और उसकी हिम्मत कैसी है। बचपन से ही दाऊद किसी से नहीं डरता था। वो जानता था कि अगर किसी में हिम्मत है इन पठानों को सबक सिखाने की, तो वो दाऊद और उसकी गैंग ही थी। कोई और पत्रकार अगर पुलिस को ऐसा सुझाव देता तो उसे हंसी में उड़ा दिया जाता, लेकिन नातिक की बात अलग थी। वो अंडरवर्ल्ड के अंदर तक घुसा हुआ था। उसे वो बातें भी मालूम थीं जो पुलिस तक को नहीं पता थी। हो सकता है ये प्लान काम कर जाए। और फिर जो हुआ वो अकल्पनीय था। पुलिस ने खुद 20 साल के दाऊद इब्राहिम से संपर्क किया। सुनो दाऊद, अगर ये पठान हद पार करें तो तुम बदला ले सकते हो। पुलिस आंखें मूंद लेगी। दाऊद के लिए यह एक सुनहरा मौका था। उसका नाम अब सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहने वाला था। शहर का सबसे बेखौफ लड़का अब कानून से भी ऊपर उठ चुका था। लेकिन दाऊद को अंदाजा भी नहीं था कि इस डील को मानकर वो एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी तक ले जाएगा। 1975 में बंबई के अंडरवर्ल्ड को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती मिलने वाली थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू कर दी। अब सरकार के पास यह ताकत थी कि किसी को भी बिना किसी कानूनी वजह बताए गिरफ्तार कर सकती थी, और सबसे पहले निशाने पर थे बंबई के गैंगस्टर। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या दाऊद इस तूफान को झेल पाएगा? 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगी तो बंबई के सारे बड़े डॉन और उनके गुर्गों को पकड़कर सीधा जेल में डाल दिया गया। बंबई से कोल्हापुर तक की जेलें पूरी तरह भर चुकी थीं। लेकिन दाऊद और उसके भाइयों के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। गली गली घूमकर जुगाड़ लगाने वाले लड़कों के लिए जेल जाना बस एक नया तजुर्बा था। साल 2 साल की जेल, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पुराने डॉन हाजी मस्तान और करीम लाला के लिए यह इज्जत का सवाल बन गया। जेल जाने के बाद उनकी हनक खत्म होने लगी। इमरजेंसी खत्म हुई तो दोनों ने अपनी पावर कम कर दी। अब वो खुलेआम अंडरवर्ल्ड में नहीं खेल सकते थे। बस यहीं से एक नया गेम शुरू हुआ। बंबई के अंडरवर्ल्ड में अब एक खाली जगह थी और दाऊद उसे भरने के लिए तैयार था। इसी दौरान खालिद पहलवान, जो पहले बशु दादा का खास आदमी था, उसने दाऊद से हाथ मिलाने की पेशकश की। तू तेजी से आगे बढ़ रहा है, साथ मिलकर खेलते हैं। और वैसे भी दोनों का एक कॉमन दुश्मन था, पठान गैंग। अब तक पठानों की गुंडागर्दी पूरे शहर में फैली थी। इसी बीच पत्रकार इकबाल नातिक ने एक तगड़ी रिपोर्ट छाप दी, जिससे पठानों के 2 बड़े गुंडे धरे गए। अगर अब हमने कुछ नहीं किया तो लोग हमें हल्के में लेने लगेंगे। गुस्से में भरे पठानों ने बदला लेने की ठान ली। एक दिन इकबाल नातिक को उसके घर से घसीटकर बाहर लाया गया। उसे बेरहमी से पीटा गया और चाकू से गोद दिया। अब लिख हमारी रिपोर्ट। महिम के एक नाले में वो अधमरा मिला। 2 दिन बाद उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अब ये सिर्फ दुश्मनी नहीं रही, ये जिंदगी मौत का खेल बन चुका था। दाऊद के लिए ये पर्सनल हो चुका था। इकबाल भी रत्नागिरी का था, मुसलमान था और उसने कभी डरना नहीं सीखा था। अब पठानों को सबक सिखाना ही पड़ेगा।
दाऊद और खालिद पहलवान अब सिर्फ एक ही चीज चाहते थे, खून का बदला खून। उन्होंने कसम खाई, इन दो पठानों को ढूंढ निकालेंगे और उन्हें वही दर्द देंगे जो उन्होंने इकबाल को दिया था। बात वहीं से शुरू होती है जहां पिछली बार खत्म हुई थी। दाऊद इब्राहिम अब सिर्फ नाम का गुंडा नहीं रहा, बल्कि बंबई के सबसे खतरनाक और तेज दिमाग वाले अपराधियों में से एक बन चुका था। पठानों से लिया गया बदला उसे अंडरवर्ल्ड में एक नई पहचान दिला चुका था। अब उसकी नजर सिर्फ सड़कों पर लड़ाई झगड़े तक सीमित नहीं थी, उसे कुछ बड़ा करना था। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था, पैसा कमाने का, ताकत बढ़ाने का और पूरे शहर में अपनी पकड़ मजबूत करने का। अगर इस शहर में टिकना है तो तस्करी पर कंट्रोल लेना ही होगा। यही सोच दाऊद के दिमाग में घर कर गई थी। उसे पता था कि बंबई में असली दौलत कहां से आती है, सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स और विदेशी सामान की तस्करी। लेकिन यह धंधा कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। इसमें चालाकी चाहिए थी, मजबूत कनेक्शन चाहिए थे और सबसे जरूरी पुलिस और बंदरगाहों में सही आदमी होने चाहिए थे। यहीं पर खालिद पहलवान काम आया। ये वही खालिद था जो कभी बशु दादा के लिए तस्करी करता था। उसे इस धंधे की हर बारीकी मालूम थी। माल कहां से आता है, कौन कौन से बंदरगाह इस्तेमाल होते हैं, किन रास्तों से इसे शहर में पहुंचाया जाता है और सबसे जरूरी पुलिस की नजरों से इसे कैसे बचाया जाता है। उसने दाऊद को सिखाया कि तस्करी सिर्फ दम और लड़ाई से नहीं बल्कि दिमाग से चलती है। छोटे, अगर बंबई पर राज करना है तो हर कदम सोचे समझे तरीके से उठाना पड़ेगा, खालिद ने उसे समझाया। दाऊद अब धीरे धीरे इस नए धंधे में घुस रहा था, अपने भरोसेमंद लोगों की एक टीम बना रहा था और बड़े तस्करों से सीधे डील करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन इसी दौरान एक और ताकत शहर में उभर रही थी, BRA गैंग। इस गैंग के पीछे 3 लोग थे। बाबू रेशीम, जो मजगांव डॉक पर कैंटीन वर्कर्स का लीडर था, रामा नायक, जिसका सपना बंबई के जुए और सट्टे के धंधे पर कब्जा करने का था, और अरुण कवली, जो एक मामूली मिल वर्कर से कुछ बड़ा बनने की चाह रखता था। इन तीनों ने मिलकर अपनी एक अलग पहचान बना ली थी और धीरे धीरे उनका नाम भी अंडरवर्ल्ड में गूंजने लगा था। दाऊद और BRA गैंग अभी तक आमने सामने नहीं आए थे, लेकिन बंबई के अंडरवर्ल्ड में एक ही नियम चलता था, जब भी 2 ताकतें बढ़ने लगती हैं तो टकराव होना तय होता है। अभी दाऊद अपने धंधे को बढ़ाने में लगा था, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होने वाला था कि असली जंग अभी बाकी है। दाऊद अब सिर्फ बंबई तक सीमित नहीं था, उसका कद बढ़ चुका था और अब वह दुबई के शेखों के साथ आलीशान पार्टियों में शामिल होने लगा था। बड़े होटल, महंगी गाड़ियां, महंगे सूट, उसकी लाइफ अब किसी फिल्मी विलेन से कम नहीं थी। लेकिन असली खेल तो तस्करी का था। दुबई को यूं ही सोने का शहर नहीं कहा जाता था। यहां से सोना लाना सबसे बड़ा धंधा था और दाऊद इस खेल में उस्ताद बन चुका था। 1980 के दशक में एयरपोर्ट की सिक्योरिटी आज जितनी टाइट नहीं थी। इसका फायदा उठाकर दाऊद ने सोना इंडिया लाने का एक गजब का तरीका खोजा। वह सोने की बिस्किट्स को मामूली मिठाई के डब्बों में छिपाकर इंडिया भेजता। तरीका सीधा था, एक कैरियर दुबई से बंबई के लिए फ्लाइट पकड़ता और एयरपोर्ट पर उतरने के बाद कस्टम अधिकारियों के पास पहुंचने से पहले एक इशारा करता, बेटा माल कहां है? सफाई कर्मी धीरे से पूछता। बस वहां डस्टबिन में रख दिया, कैरियर फुसफुसाकर जवाब देता। सफाई कर्मी बिना किसी शक के कूड़ेदान से बॉक्स निकालकर अपने ठेले में रखता और आराम से निकल जाता। कैरियर आसानी से कस्टम चेकिंग पार कर लेता और सोना सही हाथों में पहुंच जाता। इस तरीके को कचरा पेटी लाइन कहा जाता था। लेकिन कोई भी तरीका हमेशा नहीं चलता। किसी ने पुलिस को भनक दे दी और कस्टम अधिकारियों ने चौकसी बढ़ा दी। अब दाऊद को नए रास्ते तलाशने थे। तस्करी की इस चूहे बिल्ली की दौड़ में उसे हमेशा एक कदम आगे रहना था। फिर आया सबसे खतरनाक तरीका, अंडरग्राउंड लाइन। भाई, ये तरीका तो जान ले लेगा। इतना सोना अंदर डालकर कोई जिंदा कैसे रहेगा? एक नए कैरियर ने डरते हुए पूछा। भाई, डरता है तो तू भाग, करने वाले बहुत हैं। शब्बीर ने उसकी गर्दन पकड़कर धमकाया। कैरियर ने सूखी लार गटका और चुपचाप बैठ गया। फ्लाइट का सफर दुनिया का सबसे दर्दनाक सफर होता होगा।
लेकिन इसके बदले उन्हें मोटी रकम और दुबई में 1 हफ्ते की लग्जरी स्टे मिलती थी। अब सोचो, अगर तुम्हें यह ऑफर दिया जाता तो क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते? पर बंबई में कई लोग इस डील को लेने के लिए लाइन में लगे थे और दाऊद अपने भाई शब्बीर के साथ दिन रात पैसा छाप रहा था। लेकिन जब बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है तो दिमाग खराब होना लाजमी है। भाई, इधर देखना बंद कर दिया है क्या? एक पुराने साथी ने दाऊद को चेताया। अरे यार, अब किससे डरना, पूरा सिस्टम सेट है, दाऊद ने सिगार जलाते हुए हंसकर जवाब दिया। लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि उसके सबसे बड़े दुश्मन पठान, जो खुद तस्करी के धंधे में घुसने की कोशिश कर रहे थे और बुरी तरह नाकाम हो चुके थे, अब मौके की तलाश में थे। दाऊद इस बार बड़ा खेल खेल रहा था, लेकिन शायद उसने यह भूल कर दी थी कि अंडरवर्ल्ड में हर मोहरे की नजर उसके हर कदम पर होती है। यह लड़ाई अब नफरत से आगे बढ़कर जलन और बदले की आग में तब्दील हो चुकी थी। आमिरजादा और आलम, जो पहले ही दाऊद से चिढ़े बैठे थे, अब किसी भी कीमत पर उसे चोट पहुंचाने के लिए तैयार थे। अगर खुद तस्करी के खेल में नहीं घुस सकते थे तो कम से कम दाऊद की दुनिया हिला देने का इरादा जरूर कर चुके थे। आमिर जानता था कि वार कहां करना है ताकि जख्म इतना गहरा हो कि दर्द सालों तक न मिटे। दाऊद और शब्बीर का नाम और धंधा दोनों तेजी से फैल रहे थे, लेकिन पठानों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। महीनों से उनके आदमी कास्कर भाइयों की हर चाल पर नजर रखे हुए थे। कब, कहां, किससे मिलते हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, सबसे ज्यादा वक्त कहां बिताते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा था। उन्हें सिर्फ एक सही मौका चाहिए था जहां एक गलती भी बर्बादी ला सकती थी। इस काम को अंजाम देने के लिए उन्होंने मन्या सुर्वे को चुना, एक ऐसा आदमी जो शातिर दिमाग और बेजोड़ रणनीति के लिए जाना जाता था। जब सही जानकारी हाथ लगी तो पठानों के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान उभर आई। उन्हें पता चला कि शब्बीर इन दिनों चित्रा नाम की एक औरत के प्यार में पड़ा हुआ था। लेकिन यह महज एक रिश्ता नहीं था, बल्कि वो उससे इस हद तक जुड़ चुका था कि दिन रात उसके साथ ही रहता था। यही कमजोरी थी जिसे अब ताकत बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता था। किसी गली के कोने में आमिर, आलम और मन्या सुर्वे प्लान बना रहे हैं। आमिर गंभीर आवाज में, अगर हमें दाऊद को कमजोर करना है तो पहले उसके सबसे खास आदमी को खत्म करना होगा। शब्बीर, यह नाम अब जिंदा नहीं रहना चाहिए। आलम सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए, सही कहा भाई, लेकिन यह काम साफ सुथरे तरीके से होना चाहिए। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि यह हमारा काम था। मन्या सुर्वे हंसते हुए, तुम लोग टेंशन मत लो, एक बार लोकेशन कंफर्म हो जाए फिर देखना कैसे खेल होता है। दूसरी ओर शब्बीर और चित्रा रात की सैर पर निकले हुए हैं। चित्रा मुस्कुराते हुए, शब्बीर तुम इतना बिजी रहते हो लेकिन फिर भी मेरे लिए वक्त निकाल लेते हो। शब्बीर स्टीयरिंग घुमाते हुए, तू नहीं समझेगी चित्रा, जब तुझसे मिलता हूं तो लगता है कि दुनिया की सारी परेशानियां भूल सकता हूं। चित्रा शरारती अंदाज में, तो आज कहां ले जा रहे हो, कोई नई जगह? शब्बीर हंसते हुए, तेरे लिए पूरा शहर खुला पड़ा है, जहां बोलेगी वहां चलेंगे। शब्बीर को अंदाजा भी नहीं था कि जिस सड़कों पर वो चैन से गाड़ी चला रहा था, उन्हीं रास्तों पर मौत उसका इंतजार कर रही थी। दूसरी ओर मन्या सुर्वे अपने आदमियों के साथ घात लगाए बैठा था। मन्या सुर्वे घड़ी देखते हुए, गाड़ी निकल चुकी होगी, अब बस सही वक्त का इंतजार है, एक झटके में खेल खत्म। 12 फरवरी 1981 की सर्द रात थी। मुंबई की गलियां खामोश थीं, सिर्फ इक्का दुक्का गाड़ियां और कहीं कहीं सुनाई देने वाली कुत्तों की आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। शब्बीर अपनी सफेद प्रीमियर पद्मिनी में बैठा सिगरेट का कश लगाते हुए चित्रा के साथ ड्राइव पर निकला था। सड़क पर हल्की ठंडक थी, लेकिन शब्बीर के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। वो बिजनेस के बढ़ते हुए ग्राफ से खुश था और आज बस थोड़ा आराम चाहता था। आज बहुत थक गया यार, शब्बीर ने स्टीयरिंग घुमाते हुए कहा। बस यूं ही गाड़ी घुमाएंगे, हवा खाएंगे और किसी अच्छे होटल में खाना खाएंगे। चित्रा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। तुम्हारे साथ रहकर तो होटल भी भूल जाती हूं, पूरी मुंबई ही अपनी लगती है। शब्बीर हंसा, लेकिन तभी उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर गई।
एक एम्बेसडर कार जिस पर फूल सजे थे लगातार पीछे पीछे आ रही थी। शादीशुदा जोड़ा होगा, हनीमून मना रहे होंगे, शब्बीर ने मजाक किया और फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन कुछ मिनट बाद जब देखा कि वही एम्बेसडर अब भी पीछे ही थी, उसकी हंसी गायब हो गई। 1 मिनट, ये ज्यादा ही फॉलो कर रहे हैं, लग रहा है कोई मसला है, शब्बीर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। वो किसी पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकना चाहता था ताकि पता कर सके कि यह सिर्फ इत्तेफाक है या फिर वाकई पीछा किया जा रहा है। जैसे ही उसने गाड़ी पेट्रोल पंप में डाली, उसका शक यकीन में बदल गया। एम्बेसडर भी वहीं आकर रुक गई। शब्बीर का दिल अब तेजी से धड़कने लगा। उसने झट से अपने गन होल्स्टर की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 5 हट्टे कट्टे आदमी दरवाजा झटके से खोलकर बाहर निकले। उनके हाथों में चमचमाती हुई बंदूकें थीं। बिना एक पल गंवाए उन्होंने चित्रा को बाहर खींच लिया और गन की नोक सीधे शब्बीर के माथे पर टिका दी। खेल खत्म, शब्बीर, एक ठंडी आवाज गूंजी। गोलियों की आवाज से पूरी बस्ती गूंज उठी। पेट्रोल पंप के कर्मचारी सकते में आ गए। आसपास के घरों में लोग डर के मारे जाग उठे। सिर्फ 15 सेकंड में 5 पिस्तौलों ने अपनी पूरी मैगजीन खाली कर दी। प्रीमियर पद्मिनी का शीशा चकनाचूर हो गया, सीटें खून से सन गईं और फिर एक पल की खामोशी के बाद एम्बेसडर टायर घसीटते हुए वहां से निकल गई। ट्यूबलाइट की सफेद रोशनी के नीचे गोलियों से छलनी कार के अंदर अब सिर्फ एक लाश पड़ी थी। शब्बीर इब्राहिम कास्कर, दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई, अब इस दुनिया में नहीं था। दाऊद इब्राहिम जैसे किसी गहरे अंधेरे कुएं में गिर चुका था। उसके लिए वक्त थम गया था। कई हफ्तों तक वह गहरे सदमे में डूबा रहा। शब्बीर सिर्फ उसका बड़ा भाई नहीं था, बल्कि उसका पहला साथी, उसका हमराज था। वो दोनों बचपन से साथ रहे थे, डोंगरी की गलियों में एक दूसरे के साए की तरह। लेकिन अब शब्बीर चला गया था, हमेशा के लिए। दाऊद के अंदर एक ऐसी आग भड़क चुकी थी जो बुझने वाली नहीं थी। अगर ये लोग जंग चाहते हैं तो मैं इन्हें जंग दूंगा। अब खून का बदला खून से ही लिया जाएगा। मुंबई का अंडरवर्ल्ड पहले भी खतरनाक था, लेकिन अब वह एक खुला रण क्षेत्र बन चुका था। यहां न कानून का डर था, न पुलिस की कोई हैसियत। अब सिर्फ एक ही नियम था, जो तेज रहेगा वही जीतेगा। पठान भाई, जिन्होंने शब्बीर की हत्या की साजिश रची थी, अब खुद को छुपा चुके थे, लेकिन दाऊद ने उन्हें खोज निकालने की ठान ली थी। हालांकि इससे पहले ही पुलिस ने आमिरजादा पठान को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता? दाऊद के दिमाग में तो सिर्फ बदले की आग जल रही थी। इस बार तो हद ही कर दी पठानों ने। इन्हें सबक सिखाना जरूरी है, ऐसा सबक जो पूरी मुंबई याद रखे। दाऊद ने छोटे मोटे गैंगस्टर बद्धा राजन को हायर किया। रंजन ने एक खतरनाक प्लान बनाया और डेविड परदेसी नाम के शूटर को खोज निकाला। बारिश की बूंदों से भीगी मुंबई की सड़कों पर एक अदालत के अंदर न्याय की देवी की मूर्ति के सामने इंसाफ के नाम पर कत्ल होने वाला था। कोर्ट हियरिंग के दौरान जब आमिरजादा पेश हुआ, किसी को भनक तक नहीं थी कि कुछ ही सेकंड बाद यहां खून बहेगा। कोर्टरूम में गूंजती गोलियों की आवाज के साथ ही सब कुछ थम गया। आमिरजादा जमीन पर गिरा, खून की धार बह निकली। आमिरजादा पठान खत्म। परदेसी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उसे लग रहा था कि अब वह जेल में सुरक्षित रहेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब दाऊद के आदमियों ने उसकी मौत का फरमान लिख दिया था। दुबई, मुंबई, गोवा, हर जगह उसे खोजा गया। और फिर एक रात जब वह एक होटल के कमरे में छुपा हुआ था, सन्नाटा, दरवाजा खुला, फिर सिर्फ घुटती हुई आवाजें। सुबह उसका गला दबाकर मरा हुआ शरीर मिला। डेविड परदेसी खत्म। अब बद्धा राजन की बारी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और हाई सिक्योरिटी में कोर्ट ले गई। कोर्ट में हर कोई सांस रोके बैठा था। सबको लग रहा था कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ। सबको लगा कि बद्धा राजन बच गया, लेकिन जैसे ही वह पुलिस वैन की तरफ बढ़ा, भीड़ में से एक शख्स दौड़ पड़ा। उसने नौसेना की वर्दी पहनी थी, हाथ में पिस्तौल थी। धाए 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 धाए, 4 गोलियां सीधा सीने में। बद्धा राजन खत्म। अब दाऊद के खास आदमी छोटा राजन ने पूरे मुंबई में बंद का ऐलान कर दिया।
हर गली, हर सड़क पर एक ही सवाल गूंज रहा था, अब्दुल कुंजू कहां है? कुंजू ने बद्दा राजन की हत्या की साजिश रची थी। अब उसका नंबर था। एक खुला मैदान, क्रिकेट खेलते हुए लड़कों की हंसी, फिर अचानक अजनबी चेहरे। क्रिकेट के कपड़े पहने कुछ लोग कुंजू की ओर बढ़े। अबे कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं, बस बल्लों की बारिश। धड़ाम, 1 2 3 बल्ले कुंजू की खोपड़ी पर टूटते चले गए। अब्दुल कुंजू खत्म। पुलिस को खबर मिल चुकी थी। एक दिन जब मन्या अपनी गर्लफ्रेंड को लेने टैक्सी से निकला, 2 पुलिस वाले पहले से तैयार थे। हाथ ऊपर कर। लेकिन मौका कहां मिला? पांच गोलियां, एक के बाद एक। मन्या की सांसें वहीं रुक गईं। मन्या सुरवे खत्म। यह मुंबई के इतिहास का पहला एनकाउंटर किलिंग था और यह आखिरी नहीं होने वाला था। मुंबई जैसे किसी खौफनाक खेल का मैदान बन चुकी थी। हर गली में सरगोशियां थीं, हर नुक्कड़ पर डर पसरा था। शहर के लोग तमाशबीन बनकर देख रहे थे कि कैसे अंडरवर्ल्ड के दरिंदों ने इसे अपनी जंग का अखाड़ा बना दिया था। गोलियों की गूंज और खून से सनी सड़कें अब आम हो चुकी थी। पुलिस के लिए भी यह खेल अब ज्यादा दिनों तक नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं था। सन 1986 में मुंबई पुलिस ने आखिरकार बड़ा दांव खेलने का फैसला किया। उन्होंने दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार करने की योजना बनाई। एक स्पेशल फोर्स बनाई गई जिसे दाऊद के घर पर छापा मारना था। हथियारबंद अफसरों की टोली कोठी तक पहुंचने के लिए तैयार थी। किसी को भनक तक नहीं लगने दी गई थी, लेकिन ये भूल गए थे कि दाऊद कोई आम आदमी नहीं था। उसका नेटवर्क इतना मजबूत था कि पुलिस के अंदर भी उसकी जड़ें थीं। जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, दाऊद तक खबर भी पहुंच गई। रात के अंधेरे में मुंबई की गलियों से होकर एक काली गाड़ी तेजी से दौड़ी और चुपचाप एयरपोर्ट की तरफ बढ़ गई। कुछ ही घंटों बाद जब पुलिस दाऊद की आलीशान हवेली में घुसी तो उनके सामने सिर्फ खाली कमरे और सन्नाटा था। उनका सबसे बड़ा टारगेट अब हजारों किलोमीटर दूर था, दुबई में। दुबई कोई अजनबी जगह नहीं थी। वहां शेखों और अमीर व्यापारियों से उसके गहरे रिश्ते थे। कुछ ही महीनों में उसने वहां एक भव्य महल खड़ा कर लिया जिसे वो व्हाइट हाउस कहता था। वहीं से उसने अपने अंडरवर्ल्ड ऑपरेशंस को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की योजना बनाई। अब बंबई मेरी मुट्ठी में है, बस दूर से खेल को आगे बढ़ाना है। दाऊद ने अपनी टीम को दुबई बुलाना शुरू कर दिया। इस लिस्ट में सबसे ऊपर था छोटा राजन। कभी टिकट ब्लैक करने वाला यह शख्स अब मुंबई अंडरवर्ल्ड में सबसे ताकतवर इंसानों में से एक था। दाऊद का सबसे भरोसेमंद साथी और डी कंपनी का दाहिना हाथ। जब दाऊद दुबई चला गया तब मुंबई में उसी का राज था। वो कारोबार संभालता, पैसों का हिसाब रखता और अगर किसी दुश्मन ने जरा भी सिर उठाया तो उसे मिटाने का बंदोबस्त करता। लेकिन मुंबई के अंडरवर्ल्ड में कोई हमेशा वफादार नहीं रहता। क्या छोटा राजन भी हमेशा दाऊद के साथ रहेगा, या फिर मुंबई का माफिया फिर एक बड़े तूफान की तरफ बढ़ रहा था? यहां मुंबई के हर कोने में एक ही नाम गूंजता था, डी कंपनी। 1980 के दशक के अंत तक दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क पूरे शहर में किसी विशालकाय ऑक्टोपस के फैलते हुए टेंटकल्स की तरह फैल चुका था। उसकी मौजूदगी से बचना नामुमकिन था। अगर तुम मुंबई में थे तो किसी न किसी रूप में उसका असर तुम्हारी जिंदगी पर जरूर पड़ता। उसके इशारे पर चलने वालों की गिनती हजारों में थी। बार मालिक, जुआ घर चलाने वाले, झुग्गी झोपड़ियों के छोटे गुंडे, यहां तक कि बड़े राजनेता भी। जब छोटा राजन ने डी कंपनी की कमान संभाली तो इस गैंग ने एक कॉरपोरेट कंपनी का रूप ले लिया। अब हम सड़क के गुंडे नहीं रहे भाई, अब हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं। गैंग के अंदर बाकायदा एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बनाया गया। एक टीम बुक कीपिंग संभालती, दूसरी नए बिजनेस डील्स देखती और एक तीसरी टीम अगर कोई रास्ते में आता तो उसे रास्ते से हटा देती। अब खेल सिर्फ फिरौती और स्मगलिंग तक सीमित नहीं था। डी कंपनी ने अपने पैसे बॉलीवुड फिल्मों, कंस्ट्रक्शन, क्रिकेट सट्टेबाजी, रियल एस्टेट, फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रीज में लगाना शुरू कर दिया। फिल्मों में जबरन कास्टिंग करवाना अब आम हो चुका था। एक पुराने इंटरव्यू में शाहरुख खान से जब पूछा गया कि क्या माफिया ने कभी उन्हें धमकाया था, तो उनका जवाब था,
They do try to back a film. Right. They try to create a product. They'll have 4 or 5 of their guys here, and they'll say, okay, Shah Rukh, you have to do this film, or X hero, you have to do this film, X heroine, you have to do this film. So have you ever had your life threatened? Oh yes, I've had it on many occasions, but then. छोटा राजन ने इस कारोबार को और आगे बढ़ाया। मुंबई में ही उसके 122 होटल और पब थे। उसने महाराष्ट्र सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन CDIDCO जैसी सरकारी संस्था तक को झुका दिया था। सरकारी टेंडर कौन लेगा, यह तय करने का अधिकार अब सरकार के पास नहीं, बल्कि डी कंपनी के पास था। हर महीने हजारों करोड़ों की कमाई होती, कुछ दाऊद और उसके खास लोगों की जेब में जाती, कुछ नए बिजनेस में लगाई जाती और कुछ जेल में बंद गैंग मेंबर्स के लिए महंगे वकीलों को देने में खर्च होती। लेकिन असली खेल दुबई में चल रहा था। दाऊद वहां बादशाहों की जिंदगी जी रहा था। शहर के सबसे अमीर व्यापारी, फिल्म प्रोड्यूसर और बॉलीवुड स्टार्स उसकी पार्टियों में शामिल होते। वहां शराब पानी की तरह बहती, टेबल पर कोकीन की परत जमी होती और सबसे महंगे कपड़ों में सजी मॉडल्स मौजूद रहती। अगर मुंबई में कुछ बड़ा करना है तो दाऊद से रिश्ते बनाने पड़ेंगे। हर कोई उसके करीब जाना चाहता था, राजनीतिज, बिजनेसमैन, फिल्म स्टार्स। दाऊद से जुड़ने का मतलब था पैसा, पावर और सुरक्षा। लेकिन इतनी ताकत और दौलत मुफ्त में नहीं आती। हर बड़े आदमी के दुश्मन भी बड़े होते हैं, और दाऊद के दुश्मनों की लिस्ट में सबसे ऊपर थे बाबू रेशीम, रामा नाइक और अरुण गवली। ये तीनों ब्रा गैंग के मुखिया थे और अब वो इस बादशाह को उखाड़ फेंकना चाहते थे। अब मुंबई में एक नई जंग छिड़ने वाली थी। मुंबई पुलिस को लगा कि दाऊद के दुबई भागने से गैंग वॉर खत्म हो जाएगा, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर थी। डी कंपनी के अंदर ही कई लोग छोटा राजन की पकड़ से तंग आ चुके थे। वे खुद को साबित करना चाहते थे और दाऊद की नजरों में अपनी जगह बनानी थी। इसका मतलब था खून खराबा। फिर वही हुआ जो हमेशा होता आया था। मुंबई की सड़कों पर लाशें गिरने लगी। ब्रा गैंग और डी कंपनी के बीच जंग छिड़ गई। सबसे पहले राम नाइक मारा गया, फिर बाबू रेशीम का खात्मा हुआ। अब बस अरुण गवली बचा था, एक हारती हुई जंग लड़ता हुआ आदमी। डी कंपनी के शूटर उसके पीछे थे और उसके पास छिपने के लिए जगह खत्म हो रही थी। लेकिन फिर 1990 की शुरुआत में कुछ बदला। मुंबई में धीरे धीरे एक नई ताकत उभर रही थी, एक ताकत जिसने दाऊद जैसे अजेय समझे जाने वाले डॉन को भी हिला दिया। ये थे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, मुंबई पुलिस के 10 अफसरों की एक टीम जो गैंगस्टर्स को पकड़ने के बजाय गोली मारने में यकीन रखती थी। अब तक इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि ये एनकाउंटर्स वास्तव में अपराधियों के खिलाफ थे या फिर ये पुलिस और गैंगस्टरों के बीच सीक्रेट डील्स थीं। कुछ मामलों में गैंगस्टरों ने पुलिस को पैसा देकर अपने दुश्मनों को मरवा दिया। इनमें से सबसे बड़ा एनकाउंटर था 1991 का लोखंडवाला शूटआउट। बॉम्बे एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स को घेर लिया और डी कंपनी के 7 खतरनाक शूटरों को खत्म कर दिया। छोटा राजन ने बाद में दावा किया कि यह एक फेक एनकाउंटर था जिसे खुद दाऊद ने करवाया था। उसका कहना था कि दाऊद ने उसके सबसे बेहतरीन शूटरों को खत्म करवा दिया ताकि डी कंपनी में सिर्फ उसी की चल सके। सच्चाई क्या थी यह शायद कभी कोई नहीं जान पाएगा, लेकिन इतना तय था कि दाऊद, जो कभी अजेय समझा जाता था, अब उसके खिलाफ भी बंदूकें उठ चुकी थीं। 1992 में हालात और भी बदतर हो गए जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को हिंदू उग्रवादियों ने गिरा दिया। इस घटना ने पूरे भारत में दंगे भड़का दिए, लेकिन सबसे भयानक दंगे मुंबई में हुए। शिवसेना पर इन दंगों को ऑर्गेनाइज करने का आरोप लगा, जिसमें 900 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर मुसलमान थे। हिंदू मुस्लिम तनाव चरम पर पहुंच चुका था, और जब भी हालात इस हद तक बिगड़ते हैं, कोई न कोई इसका फायदा जरूर उठाता है। इस बार यह मौका पाकिस्तान के हाथ लगा। अब तक मुंबई का अंडरवर्ल्ड काफी धर्मनिरपेक्ष था। कोई भी गैंगस्टर इस बात की परवाह नहीं करता था कि उसका बॉस हिंदू है या मुसलमान। लेकिन 1992 के दंगों के बाद यह बदलने लगा। मुंबई के मुस्लिम युवाओं को एक नेता की जरूरत थी, कोई ऐसा ताकतवर इंसान जिसके पीछे वे खड़े हो सके। और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पहले से ही अपने प्लान पर काम कर रही थी। उन्होंने हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुस्लिम डॉनों को एक साथ लाने का फैसला किया।
टाइगर मेमन, याकूब मेमन, मोहम्मद दौशा, ताहिर मर्चेंट और खुद दाऊद इब्राहिम। आईएसआई का मकसद साफ था, मुंबई के दिल पर वार करो, शहर को दहला दो, देश को अंदर से तोड़ दो। एक के बाद एक बैठकें हुई, एक साजिश तैयार की गई और फिर 30 युवा भारतीय लड़कों को चुपचाप पाकिस्तान भेजा गया। वहां उन्हें ट्रेनिंग दी गई, ब्रेन वॉश किया गया। एक ऐसा हमला होने वाला था जिसने मुंबई को हमेशा के लिए बदल देना था। मुंबई की सड़कों पर वो दिन किसी कयामत से कम नहीं था। सब कुछ अपने ही हिसाब से चल रहा था। लोग रोज की तरह अपने कामों में व्यस्त थे। कोई ऑफिस जा रहा था, कोई चाय की दुकान पर दोस्तों से हंसी मजाक कर रहा था, तो कोई लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा था। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। 12 मार्च 1993, दोपहर का वक्त, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की बेसमेंट में अचानक जोरदार धमाका हुआ। पल भर में पूरी इमारत हिल गई, चारों तरफ धूल और धुआं फैल गया। चीख पुकार मच गई, भगो, बम फटा है, किसी ने चिल्लाकर कहा। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। कुछ लोग सदमे में खड़े थे तो कुछ भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आने वाले 2 घंटों में शहर के अलग अलग हिस्सों में एक के बाद एक 11 और धमाके हुए। भीड़भाड़ वाली सड़कों पर अचानक अफरा तफरी मच गई। दफ्तरों से लोग बाहर निकलकर इधर उधर भागने लगे। मां, मां, कहां हो? एक छोटा बच्चा अपनी घायल मां को खोज रहा था, लेकिन चारों तरफ सिर्फ भगदड़ और चीखें ही सुनाई दे रही थीं। जमीन कांप रही थी, इमारतें गिर रही थीं, गाड़ियां आग की लपट्टों में घिरी थीं। हर तरफ खून ही खून था। एक आदमी जमीन पर बैठा अपनी जली हुई टांग पकड़कर रो रहा था, मेरी मदद करो। अस्पतालों में एम्बुलेंस की लाइन लग गई थी। डॉक्टर्स और नर्सें घायलों को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मरीज इतने ज्यादा थे कि जगह कम पड़ने लगी थी। शहर की गलियों में भी सन्नाटा था। जहां पहले चहल पहल और रौनक हुआ करती थी, वहां अब खौफ और मातम पसरा हुआ था। यह किसने किया? एक पुलिस अफसर ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा। हमले एकदम प्लान करके किए गए हैं, यह किसी छोटी मोटी गैंग का काम नहीं लग रहा, उसके साथी ने जवाब दिया। लोग अब टीवी और रेडियो से चिपके हुए थे। हर कोई जानना चाहता था कि यह तबाही किसने मचाई। लेकिन सच तो यह था कि कोई भी जवाब उनकी उस तकलीफ को कम नहीं कर सकता था। 257 मासूम जिंदगियां एक ही झटके में खत्म हो गईं। 1400 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। मुंबई, जो कभी सोती नहीं थी, उस दिन खामोश थी। डर हर चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। एक महिला अपने घायल पति का हाथ पकड़कर रो रही थी। तुम कुछ मत बोलो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। डॉक्टर आ रहा है, बस थोड़ी देर और। लेकिन उसकी आंखों के सामने उसके पति की सांसें रुक गईं। यह हमला सिर्फ मुंबई पर नहीं था, बल्कि उस भरोसे पर था कि यह शहर सबको अपनाता है, हर किसी को जीने का मौका देता है। लेकिन उस दिन वही शहर खून और राख में डूब चुका था। मुंबई के उस दर्दनाक दिन के बाद पूरा शहर सहमा हुआ था। हर गली, हर सड़क पर खौफ की चादर फैली थी। लेकिन जैसे जैसे धुएं के गुबार छंटे, सच्चाई सामने आने लगी। सबकी जुबान पर बस एक ही नाम था, दाऊद इब्राहिम। जो कभी मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह था, अब वह एक गद्दार और आतंकवादी के रूप में देखा जाने लगा। जो समर्थन उसे कभी नेताओं, कारोबारियों और आम जनता से मिलता था, वह पलक झपकते ही गायब हो गया। ये तूने क्या किया दाऊद? दुबई में बैठे दाऊद को फोन पर एक गुस्साई आवाज सुनाई दी। तूने हमारे शहर को बर्बाद कर दिया। दिन रात उसे धमकी भरे फोन आने लगे। कुछ लोग गालियां देते, कुछ खामोश रहकर सिर्फ सांसें लेते और फिर फोन काट देते। दाऊद ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मीडिया का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन अब कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। हमने कुछ नहीं किया, उसने एक इंटरव्यू में सफाई दी, लेकिन उसकी बातों का अब कोई असर नहीं था। लोग उसके दुबई वाले घर पर गालियों और धमकियों से भरे खत भेजने लगे। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने खुलेआम उसे गद्दार करार दे दिया। दाऊद, तुझे मुंबई में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। मराठी अखबारों में उसके खिलाफ जबरदस्त अभियान चलने लगे। हर कोई चाहता था कि उसे जल्द से जल्द सजा मिले,
लेकिन दाऊद को लगा कि उसने चालाकी कर ली थी। उसने सोचा था कि अगर उसने इस पूरी साजिश का जिम्मा टाइगर मेमन पर डाल दिया तो खुद को बचा सकता है। टाइगर मेमन, जो पहले से ही मुंबई के सबसे बड़े सोने और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्मगलरों में से एक था, अब इस खेल का मोहरा बन चुका था। दाऊद को लगा कि बम धमाकों के बाद टाइगर को फरार होना पड़ेगा और इस बहाने वह खुद को मासूम दिखा सकता है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसने जो आग लगाई है वो उसकी खुद की सल्तनत को जलाकर राख कर देगी। धमाकों के बाद भारत सरकार ने इस मामले को पूरी ताकत से उठाया। इंटरपोल से लेकर सीबीआई तक हर कोई उसके पीछे पड़ गया। एक अंतर्राष्ट्रीय घोटाले में फंसने के बाद दाऊद की जिंदगी बदलने लगी। इसी बीच एक और बड़ी गड़बड़ हो गई। उसका सबसे वफादार साथी छोटा राजन, जो सालों तक उसके साथ खड़ा रहा था, अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। अब बहुत हो गया दाऊद। छोटा राजन ने अपने नए आदमियों से कहा, हम हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करने वालों के साथ नहीं रह सकते। देखते ही देखते छोटा राजन ने अपनी खुद की गैंग बना ली, जिसमें ज्यादातर हिंदू गैंगस्टर थे। अब मुंबई की गलियों में एक नया गैंगवार शुरू हो गया था। दाऊद, जो कभी अंडरवर्ल्ड का सबसे ताकतवर नाम था, अब एक कटी हुई पतंग की तरह लगने लगा। दुबई में बैठे हुए उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी बादशाहत अब खतरे में थी। उसकी एक गलती ने उसकी पूरी सल्तनत हिलाकर रख दी थी। मुंबई की सड़कों पर सालों तक चले इस खूनी खेल में 100 से ज्यादा गैंगस्टर मारे गए और यह सिलसिला 2017 तक जारी था। 2000 के दशक में भी अंडरवर्ल्ड का यह अंधेरा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन पुलिस भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। 1990 और 2000 के शुरुआती सालों में मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड पर ताबड़तोड़ हमले किए। बच के कहां जाएगा, एक एक को ठोक डालेंगे। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट्स की गूंज मुंबई की गलियों में गूंजने लगी। इस ऑपरेशन में 1200 से ज्यादा अपराधी मारे गए, लेकिन इसके बावजूद दाऊद इब्राहिम का बाल भी बांका नहीं हुआ। भारत सरकार की नाकामी कहें या फिर दुबई और पाकिस्तान में दाऊद का गहरा रसूख, लेकिन हकीकत यही थी कि दुनिया का सबसे बड़ा वांछित अपराधी सभी कोशिशों के बावजूद अब भी कानून की गिरफ्त से बाहर था। पाकिस्तान में नहीं, हमारे यहां कोई दाऊद वाऊद नहीं रहता। पाकिस्तान की सरकार ने हमेशा यही बयान दिया, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कुछ और ही कहती रहीं। कहा जाता है कि दाऊद आज भी कराची में बस चुका है। उसने डी कंपनी को एक ग्लोबल क्राइम सिंडिकेट में बदल दिया, ठीक वैसे ही जैसे मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स काम करते हैं। भारत में उसका असर अब कितना बचा है कहना मुश्किल है, लेकिन यह मानने में कोई शक नहीं कि मुंबई आज भी उसकी नजरों से ओझल नहीं हुई। 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव हुए। विदेशी सामान का आयात आसान हो गया। अब तस्करी से होने वाला मोटा मुनाफा खत्म हो गया। धीरे धीरे बॉलीवुड भी बैंकों से कर्ज लेने लगा और उसे डी कंपनी के पैसों की जरूरत नहीं रही। बॉलीवुड के पैसे का बड़ा सोर्स तो गया साहब, अब भाई का धंधा कैसे चलेगा? एक पुराना स्मगलर अपने साथी से बड़बड़ा रहा था। समय के साथ वर्दी की सख्ती बढ़ गई। अंडरवर्ल्ड के किले एक एक करके ढहते चले गए। वर्धा राजन, छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम जैसे नाम, जो कभी मुंबई की पहचान थे, धीरे धीरे इतिहास में दफन होते चले गए। आज की मुंबई, जो कभी अपने माफिया राज के लिए कुख्यात थी, अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और कम भ्रष्ट हो चुकी है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई इतिहास का दीवाना जब मुंबई के अतीत में झांकेगा तो इन कहानियों को खोज ही निकालेगा, क्योंकि मुंबई की असली पहचान उसकी गलियों, इमारतों और लोगों में बसी कहानियों में ही है। नायक भी वही, खलनायक भी वही, बस नाम बदलते रहते हैं, पर मुंबई की कहानी कभी खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, कभी मुंबई का अंडरवर्ल्ड जितना ताकतवर था उतना ही खतरनाक भी। लेकिन वक्त बदला, शहर बदला और आज मुंबई पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। मगर पुराने वक्त को समझना जरूरी है, क्योंकि इतिहास से ही हम सीखते हैं। अगर आपको मुंबई के अंडरवर्ल्ड की यह कहानी दिलचस्प लगी और आप इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो डोंगरी टू दुबई किताब जरूर पढ़ें। इसे हुसैन जैदी ने लिखा है और यह मुंबई के अंडरवर्ल्ड की सबसे विस्तार से बताई गई और सच्ची कहानियों में से एक है। अगर आपको ऐसे डीप डाइव
वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।